हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत है। आइए आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे भाग उग्रवादी चरण के बारे में जानेंगे। उग्रवादी चरण का जो समय काल है 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक के काल को उग्रवादी चरण के काल कहते हैं। आइए इसके भूमिका के बारे में देखते हैं। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों की राजनीति की असफलता के बाद भारत में उग्रवादी चरण का सूत्रपात हुआ। इस विचारधारा को फैलाने में मुख्य रूप से लाल बाल पाल का विशेष योगदान माना जाता है। उग्रवादी विचारधारा के जो थे फैलाने में मुख्य योगदान किसका था? लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों ने मिल करके उग्र विचारधारा को फैलाने का काम किया था। इन आंदोलन ने अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। लाल बाल पाल को सम्मिलित रूप से त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। लाल बाल और पाल को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? त्रिमूर्ति के नाम से। लाल का क्या अर्थ है? लाला लाजपत राय। बाल का बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। आइए लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। इन्हें शेर-ए पंजाब एवं पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इटली में क्रांतिकारी राष्ट्रपति मेजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माना। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मेजनी को। मेजनी की रचना द ड्यूटी ऑफ मैन से ये सर्वाधिक प्रभावित थे। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाठियों से घायल हो जाने के कारण 17 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने मृत्यु से पहले कहा, मेरे सिर पर लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं विपिन चंद्र पाल। यह बंगाल का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता था। इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों का जनक कहा जाता है। इन्होंने लाहौर ट्रिब्यूनल, वंदे मातरम, द हिंदू रिव्यू नामक पत्रों का प्रकाशन किया था। 1905 में इसने बंगाल विभाजन का खुलकर विरोध किया था। इनकी बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया है। विपिन चंद्र पाल की बायोग्राफी का नाम क्या है? क्वीन विक्टोरिया। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था के बारे में देखते हैं। अनुशीलन समिति या भारत अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को कोलकाता में प्रथम कलकत्ता एवं ढाका में कुलीन बिहारी दास के द्वारा की गई थी। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था जो था, इसे अनुशीलन समिति या भारत अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को कलकत्ता में प्रथम मित्र और ढाका में कुलीन बिहारी दास के द्वारा की गई थी। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित करने के संदर्भ में विस्तार से चर्चा किया। बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी नेता हेमचंद्र कानूनगो को बम बनाने के लिए पेरिस भेजा गया। यहाँ इन्होंने रूसी क्रांतिकारियों के सहयोग से बम बनाना सीखा। भारत आने के बाद उलास्कर दत्त के सहयोग से मानिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। यहाँ अंग्रेज़ों ने छापा मारा और 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अरविंद घोष, वरिंद्र घोष और उलास्कर दत्त, हेमचंद्र दास, शिशिर कुमार घोष आदि पर अलीपुर षड्यंत्र मामले के तहत केस चलाया गया, जिसमें 15 लोगों को फांसी दे दी गई। साक्ष्य के अभाव में अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। इसका बचाव चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। इस केस से रिहा होने के बाद अरविंद
सन्यासी हो गए और पदुचेरी चले गए, जहां इन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और कर्मयोगिनी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया, जिसकी हत्या कन्हई लाल दत्त के द्वारा कर दी गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। यह महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए मदरसा और केसरी जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। द मराठा अंग्रेजी भाषा का और केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र था। 1893 में इसने गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव मनाया। 1896 में पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1896-97 ईस्वी में पूरे महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था इसने। 22 जून 1897 को दामोदर हरि चापेकर तथा बाल कृष्णन हरि चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड एवं इयर्सट को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस हत्याकांड को यूरोपीय की प्रथम संगठित राजनीतिक हत्या मानी जाती है। इस हत्याकांड को यूरोप की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। इस हत्याकांड के बाद 18 अप्रैल 1896 को चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई। इस हत्या के बाद तिलक को उस्काने एवं हिंसा फैलाने के आरोप में 18 माह का कारावास दिया गया था। तिलक की विचारधारा से प्रेरित होकर बीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किया। 1904 में यही संस्था अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। इस संगठन के एक अन्य सदस्य अनंत लक्ष्मण हेगड़े ने 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दिया। इस हत्याकांड के बाद विनायक दामोदर सावरकर सहित 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड के बाद तिलक को 6 वर्ष का कठोर कारावास प्रदान कर मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। मांडले जेल में ही इन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर गीता रहस्य की रचना की थी? मांडले जेल में। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। मैक्स मूलर ने कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक से मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी है। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तिलक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए कई बार जेल की यात्राएं की। तिलक ने होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलाया था। तिलक ने होम रूल आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तिलक कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन इसने कभी भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता नहीं किया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन 1905 को। बंगाल विभाजन के कारण ब्रिटिश सत्ता का केंद्र होना, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना का विकास होना, आधुनिक शिक्षा का विकास होना, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन होना, राष्ट्रवाद का विकास होना, क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र होना, यहाँ सांप्रदायिकता के तत्व होना, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक अक्षमता को बताया, जबकि वास्तविक कारण फूट डालो और राज करना था, जिससे भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को और कमज़ोर किया जा सके। आइए इसके भूमिका को देखते हैं।
ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इन गतिविधियों को दबाने के लिए कर्जन ने 1905 में दो भागों में इसे बांट दिया। आइए देखते हैं पूर्वी बंगाल को। पहला भाग जो था इसका पूर्वी बंगाल में बांटा था। इसका क्षेत्र था बंगाल का पूर्वी हिस्सा असम। पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था पूर्वी बंगाल का पूर्वी हिस्सा और असम। इसका मुख्यालय ढाका था। जनसंख्या 3.1 करोड़ थी। बहुसंख्यक इसका यहाँ का जो था ये मुस्लिम था। दूसरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल था। इसका क्षेत्र बंगाल का पश्चिमी हिस्सा उड़ीसा और बिहार था। इसका मुख्यालय कलकत्ता था। जनसंख्या 5.4 करोड़ था और बहुसंख्यक जो था यहाँ का हिंदू था। बंगाल विभाजन के महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं। 7 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की योजना निर्मित की गई थी। 7 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की योजना निर्मित की गई थी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुरोध पर बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर घरों में चूल्हे नहीं जलाए और लोगों ने उपवास रखने और पूरे बंगाल में शोक भी मनाया था और लोगों ने गंगा स्नान भी किए थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित प्रभावी हो गया था। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुरोध पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधे और घरों में चूल्हे नहीं जलाए और उपवास रखा था और पूरे बंगाल में शोक मनाया। लोगों ने गंगा स्नान भी किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लोगों की एकता और अखंडता के लिए अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था। बंगाल के लोगों की एकता और अखंडता के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? अमार सोनार बंगला। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। रिस्ले, अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है। विभाजित होने से इसकी ताकत कम हो जाएगी। लॉर्ड कर्जन का कथन था, हम ढाका के मुसलमानों को वे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जो उन्हें इस्लामी शासन में भी नहीं मिली होगी। यानी कि इसका जो कथन था बांटो और राज करो की नीति का था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसने कहा बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन के परिणाम को। बंगाल विभाजन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था, लेकिन आंदोलन और उग्र हो गया। इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत देशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में बहिष्कार की बात किया था। बंगाल बहिष्कार का बात सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में किया था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में टाउन हॉल में एस.एन. बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। इस आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों द्वारा चलाया गया था, जैसे बंगाल में विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा चलाया गया था। वहीं मद्रास में बंगाल विभाजन का विरोध
चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1915 के बारे में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई थी। स्वशासन से तात्पर्य है प्रशासन में भारतीयों का अधिकतम भागीदारी। आइए देखते हैं कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1906 को। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, साथ ही स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित कर प्रस्ताव भी लाए गए थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयाराम सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसने कहा था, विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज का स्थान नहीं ले सकता है। दूसरा नोट जो है, तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका कथन था? तिलक का। तिलक का कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, ये आगा खां होगा, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि, एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों की विशेष हितों की बात की। बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों की विशेष हितों की बात की। 30 सितंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मुस्लिम की स्थापना की। आगा खां के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष तथा मोहसिन उल मुल्क एवं वकार उल मुल्क के संयुक्त रूप से सचिव बनाया गया था। 30 सितंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मुसलमानों की स्थापना की। आगा खां के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष आगा खां को इसका जो था प्रथम संस्थापक अध्यक्ष और मोहसिन उल मुल्क एवं वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से सचिव बनाया गया। इसकी स्थापना जो था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। इसका स्थान ढाका था। संस्थापक सलीमुल्लाह खान, संस्थापक सचिव मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क था। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ था। मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान बना। मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान बना। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग अमृतसर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की जाएगी। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य के बारे में देखते हैं। भारत में मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति राजभक्त बनाना, फूट डालो और राज करो की नीति संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1905 से 1907 के मध्य गरमपंथी और नरमपंथियों के मध्य खुलकर विवाद सामने आ गया था। गरमपंथियों और नरमपंथियों के मध्य विवाद के कई कारण थे। आइए उसके बारे में देखते हैं।
गर्मपंथी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में चलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इस अधिवेशन में नरमपंथी 1906 ईस्वी में अधिवेशन में लाए 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के कर प्रस्ताव को पारित करवाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। गर्मपंथी लाला लाजपत राय को और नरमपंथी रास बिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः नरमपंथी सफल हुए और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। यह अधिवेशन सूरत में ताप्ती नदी के किनारे बुलाया गया था। इस विघटन के बाद मिंटो ने मार्ले को लिखा, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस अधिवेशन में एच.डब्ल्यू. नेविगेशन संवाददाता के रूप में उपस्थित थे। इस अधिवेशन में एच.डब्ल्यू. नेविगेशन जो थे संवाददाता के रूप में उपस्थित थे। यह अमेरिकन संवाददाता था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रथम प्रयास 30 अप्रैल 1908। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो था 30 अप्रैल 1908 के बारे में जानते हैं। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर बिहार का एक बदनाम न्यायाधीश था। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर बिहार का एक बदनाम न्यायाधीश था। प्रफुल्ल कुमार चाकी एवं खुदीराम बोस के द्वारा बम फेंककर इसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से बम भारत प्रेमी केनेडी के बग्गी पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और पुत्री की मौत हो गई। बाद में प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार लिया और लगभग 14 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। आइए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले मिंटो सुधार भारतीय विधान परिषदों के स्वरूप में परिवर्तन के लिए लाया गया था। इसका सबसे बड़ा दोष भारत के मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्यतः निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के द्वारा किया जाना था। अर्थात मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकता था। मार्ले मिंटो सुधार का मूल मकसद फूट डालो और राज करो की भावना को और मजबूत करना था, जिससे कि भारत की राष्ट्रीय आंदोलन को और कमजोर किया जा सके। आइए देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को। महात्मा गांधी, मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, शताब्दियों से चली आ रही हिंदू मुस्लिम एकता को अंग्रेजों ने एक झटके में ही समाप्त कर दिया। मार्ले ने मिंटो को लिखा, पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम ड्रैगन की दांत बोल रहे हैं, जिसका फल बहुत कड़वा होगा। आइए देखते हैं दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें निम्न घोषणाएं हुई। पहली घोषणा, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। दूसरी घोषणा, उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसमें सिलहट भी शामिल था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नोट, दिल्ली दरबार के आयोजन के समय संपूर्ण भारत काल की चपेट में था।
अकाल की चपेट में, सॉरी काल नहीं अकाल होगा, अकाल की चपेट में था। यह आयोजन करके धन का अपव्यय किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। हार्डिंग बम कांड 27 दिसंबर 1912 को देखते हैं। राजधानी परिवर्तन के समय रास बिहारी घोष ने दिल्ली के चांदनी चौक के समीप लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, जिसमें हार्डिंग घायल हो गया। इसके बाद मास्टर अमीन चंद्र, अवध बिहारी लाल बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी गई थी। आइए देखते हैं गदर पार्टी 1913 ईस्वी। लाला हरदयाल के विचारों से प्रेरित होकर नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किए थे। इस संस्था ने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसका प्रथम संस्करण उर्दू भाषा में था। बाद में गुरुमुखी, पंजाबी, गुजराती और हिंदी में भी प्रकाशन किया गया। गदर पत्रिका की लोकप्रियता के कारण हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम बदलकर गदर पार्टी कर दिया गया। इस संस्था के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न था: अमेरिका में भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, जिसे समाप्त करना था। ये नस्लीय होगा। भारतीयों को कनाडा एवं अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटवाना। पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह, सबरा रामचंद्र जैसे अन्य प्रमुख नेता भी इससे संबंधित थे। आइए अगली घटना कामागाटामारू की घटना 1914 ईस्वी को देखते हैं। कामागाटामारू की घटना कब हुई थी? 1914 में। कामागाटामारू एक पानी का जहाज था, जिसे गुरदीप सिंह ने जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर वूने से किराए पर लिया था। यह जहाज 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से वैंकूवर, कनाडा बंदरगाह की ओर प्रस्थान किया। वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा तो कनाडा सरकार ने लोगों को अपने यहां पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया। यात्रियों के अधिकारों के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक एवं बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी, तटीय कमेटी का गठन किया गया। जब इस मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को हुई, तब यह आदेश दिया कि इन जहाज़ों को भारत लाया जाए। जैसे ही यह जहाज़ कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा, पुलिस और यात्रियों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को बंदी बना लिया गया। इस पूरे घटना को कामागाटामारू की घटना के नाम से जाना गया। इसका विवरण हमें सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट और जेम्स क्रेवनेल की पुस्तक भारत की राजनीति व्याधि में मिलती है। भारत के प्रथम अंतरिम सरकार 1915 के बारे में देखते हैं। दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप और वर्कतुल्ला के सहयोग से काबुल, अफगानिस्तान में हुई थी। इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस का समर्थन प्राप्त था। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों में मौलाना वजीर, शिव पिल्ले, शमशेर सिंह, मोहम्मद अली आदि थे। आइए नेक्स्ट हम लोग होम रूल लीग आंदोलन, जिसे गृह स्वशासन आंदोलन कहा जाता है, 1916 ईस्वी के बारे में देखते हैं। इस आंदोलन को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तिलक की होम रूल लीग।
तिलक ने स्वशासन प्राप्त करने हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। इसका प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बेरार का क्षेत्र शामिल था। इनकी लीज की कुल 6 शाखाएं थी। पहला कर्नाटक में 1 शाखा था, मध्य प्रांत में 1 शाखा था, महाराष्ट्र में इसका 2 शाखा था और बेरार में 2 शाखा था। तिलक का जो था प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ था? कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, इसके अलावा मध्य प्रांत और बेरार। कर्नाटक में 1 शाखा था, मध्य प्रांत में 1, महाराष्ट्र में 2 और बेरार में 2 शाखाएं थे। जेसफ व्यापिस्ट इसके अध्यक्ष थे और केलकर सचिव थे। तिलक ने मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारधारा को फैलाया था। तिलक ने मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारधारा को फैलाया था। आइए देखते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर आड़ियार मद्रास में अपनी लीग की स्थापना की थी। तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट का लीग था। जॉर्ज अरुणडेल लीग के सचिव थे। बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी, जवाहरलाल नेहरू भी चक्रवर्ती आदि इसके सहयोगी थे। इसके सहयोगी में बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी, जवाहरलाल नेहरू और सी चक्रवर्ती आदि इसके सहयोगी थे। इसके संगठन का स्वरूप थोड़ा कमजोर था। कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर इस लीग की स्थापना कर सकता था। इसके लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। इन्होंने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया था। आइए उसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। आइए देखते हैं अब लखनऊ समझौता को। लखनऊ समझौता को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला, नरमपंथी एवं गरमपंथियों का 9 वर्ष बाद समझौता हुआ। यह समझौता एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष समझौता तिलक और जिन्ना के प्रयासों से हुआ था। नोट, कांग्रेस, आइए नोट के बारे में देखते हैं कुछ। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शर्त को स्वीकार किया। वह कांग्रेस के साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराने में सहयोग करेंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराने में सहयोग करेंगे। मदन मोहन मालवीय, CY चिंतामणि, RC मजूमदार कांग्रेस के इस समझौते से नाराज थे। 1916 से 1922 के मध्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मतभेद का काल रहा था। 1916 से 1922 के मध्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दोनों के बीच मतभेद का काल रहा था। आइए देखते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला होने का
गौरव प्राप्त है। एनी बेसेंट ज्योति कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में भारत में तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। तो ये थे उदारवादी काल का टॉपिक, यहीं समाप्त होता है।